ध्रुव को देखते हुए अधीश ने मैकी से पूछा, ये लड़का कौन है? अधीश ने देखा था कि ध्रुव इरा से बात कर रहा था, जिससे उसके ईगो को ठेस पहुंची। इसी के चलते उसने मैकी से सवाल किया था। इस पर मैकी ने उसे जवाब देते हुए कहा, ये लड़का अधीश, इस लड़के का नाम ध्रुव है। यही है शौर्य दल का शिरोमणि। वैसे तो सालों की ट्रेनिंग के बाद भी वो 0 रैंक के 3 सितारों पर अटका हुआ था, लेकिन ना जाने उसने कुछ वक्त पहले ऐसा क्या खा लिया कि उसकी शक्तियां कुछ ही महीनों में 8 सितारों तक पहुंच गईं। मैकी की बात सुनकर अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके पास कितने सितारे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एकलव्य रैंक का भी नहीं है तो मेरे लिए वो एक आम लड़के जैसा ही है, इसलिए उसकी ताकत का तो जिक्र भी मत करो। अधीश की ये बात इरा के कानों तक पहुंच गई थी, जिसके बाद इरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन तभी ध्रुव ने इरा के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे शांत किया। फिर उसने पलटकर अधीश की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ही घूर रहा था। ध्रुव ने उस हकीम को ध्यान से देखा कि कैसे धूप में उसके सफेद कपड़े अलग ही चमक रहे थे। फिर जैसे ही उसकी नजर अधीश के सीने में लगे बैज पर गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही हो वो हकीम जिसने स्प्रिंग पाउडर बनाई है। ये देखकर कि ध्रुव उसे पहचान गया था, अधीश ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए उससे कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना लड़के, मैं ही वो हकीम हूँ जिसने आमिश दल के लिए स्प्रिंग पाउडर जैसी दवाई बनाई थी। उसके चेहरे का गुरूर देखकर ध्रुव अपनी हंसी नहीं रोक पाया और उसने हंसते हुए अधीश से कहा, फिर तो तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल जायज है। मेरा मतलब, जो हकीम इतनी कचरा दवाई बना सकता है उसके दिमाग में तो कचरा ही भरा होगा ना। वैसे ठीक ही है, अव्वल दर्जे की दवा बनाते नहीं बनी तो अव्वल दर्जे का कचरा ही बना दिया। ये सुनते ही बाजार में खड़े योद्धा जोर जोर से हंसने लगे। वो सब आमिश दल के तरीकों से परेशान थे। कुछ समय पहले आमिश दल ने योद्धाओं की मजबूरी का फायदा उठाते हुए दवा के दाम 3 गुने कर दिए थे, और अब आमिश दल की भरे बाजार में किरकिरी होते देखना सभी योद्धाओं को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन योद्धाओं की हंसी ने अधीश को गुस्से से भर दिया था। उसने ध्रुव को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम अपने शौर्य दल के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो लड़के, तुम्हें शायद पता नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुनते ही ध्रुव और जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी हंसी काबू करते हुए अधीश को देखकर सोचा, यह आदमी खुद को समझता क्या है? बात तो ऐसी कर रहा है जैसे शक्ति देव रैंक पर हो, ज्यादा से ज्यादा एकलव्य रैंक का 1 सितारे वाला हकीम होगा। और ठाट तो ऐसे कि पूछो मत। खुद से बात करने के बाद ध्रुव इरा की तरफ पलटा और उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इरा, आखिर यह आदमी इतनी कम अक्ल के साथ भी हकीम कैसे बन गया? यह आदमी तो सचमुच हकीमों का नाम डुबा देगा। ध्रुव अधीश से बात करने पर समझ गया था कि आखिर इरा उस पर इतनी नाराज क्यों थी। फिर अपने हाथ आपस में रगड़ते हुए ध्रुव ने बात करना बंद किया और पीछे खड़े सैनिकों को एक बार फिर हमला करने का आदेश देते हुए कहा, साथियों, आमिश दल के लीडर का बेटा और यह हकीम हमारे इलाके की शांति को भंग करना चाहते हैं। हमें इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आगे से कोई भी शौर्य दल के साथ ऐसी गुस्ताखी करने के बारे में सोच भी ना पाए। ध्रुव की बात सुनकर मैकी थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा नहीं था कि ध्रुव सैनिकों से उन पर इस तरह से हमला करवा देगा। तभी ध्रुव को उकसाते हुए उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम बड़े हो गए हो ध्रुव, लेकिन नहीं, तुम तो आज भी वही कमजोर लड़के हो जिसे लड़ने के लिए दूसरों की मदद चाहिए होती है। मैकी की इस बात की वजह समझते हुए ध्रुव ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे उकसाना चाह रहे हो मैकी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इस पर मैकी ने एक बार फिर ध्रुव को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम उसे उकसाना समझते हो तो वो ही सही, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारे जैसे डरपोक लड़के के साथ इराक कभी नहीं रहना चाहेगी। तुम तो यूथ सेरेमनी से भी गुजर चुके हो ना। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूं तो तुम्हारे पास तो अपनी छोटी उम्र का बहाना भी नहीं बचा। ये सुनकर अब तक शांत खड़ी सानवी ने मैकी को देखते हुए कहा, तुम सच में बेशरम हो मैकी। ध्रुव सिर्फ 17 साल का है और तुम 23 साल के। क्या तुम सच में उसे चैलेंज करना चाहते हो? वैसे अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है ना, तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सानवी ने गुस्से में अपना चाबुक जमीन पर दे मारा, जिससे एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी। लेकिन मैकी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने ध्रुव को एक बार और उकसाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ध्रुव, एक और लड़की तुम्हें बचाने के लिए आ गई। या तुम हर वक्त लड़कियों की आड़ में ही छुपते रहोगे, या मर्दों की तरह सामने आकर कभी मेरा सामना भी करोगे? मैकी की ये बात सुनकर शौर्य दल का एक सैनिक गुस्से से बोला, बस बहुत हो गया ध्रुव, मुझे आदेश दो कि मैं इसे मार मार कर लाल कर दूं। शौर्य दल के बाकी सैनिकों की भी यही इच्छा हो रही थी। वो सब ध्रुव को पसंद करते थे,
और इसलिए कोई भी उसके खिलाफ ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता था। सैनिकों को थोड़ा आगे आते देख मैकी के चेहरे पर 12 बजने लगे। वो जानता था कि अपने एकलव्य रैंक के 3 सितारों की वजह से वो 1-2 सैनिकों को तो संभाल लेगा, लेकिन अगर पूरी की पूरी टुकड़ी उसे मारने आ गई तो उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ध्रुव को देखते हुए मैकी ने अपनी आस्तीन ठीक करते हुए कहा, ठीक है, अब क्योंकि तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए मैं इस बारे में भूल जाता हूँ। हकीम अधीश, चलिए वापस चलते हैं। यहाँ रुककर हम क्या करेंगे? शौर्य दल के लीडर का बेटा मेरा चैलेंज एक्सेप्ट तो नहीं करने वाला, इसलिए यहाँ से चलते हैं। ये सुनते हुए अधीश ने मुस्कुराते हुए इरा की तरफ एक बार और देखा और फिर ध्रुव से कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा ध्रुव, और देखना शौर्य दल खुद एक दिन इस लड़की को मेरे पास भेजेगा। आज तक मुझे जो लड़की पसंद आई है, मैंने हमेशा उसके साथ रात बिताई है, और इस लड़की का तो मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि ये लड़की चीज ही ऐसी है। अधीश की बात पर इरा ने उसे गुस्से से देखा। अधीश के चेहरे पर उसकी हवस साफ साफ झलक रही थी। इरा की इच्छा तो हुई कि वो उसे वहीं के वहीं मार दे, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को काबू किया। उसके बाद मैकी और अधीश पलटकर बाजार के मुख्य द्वार से बाहर जाने लगे कि तभी एक सैनिक ने उनका रास्ता रोक लिया। उस सैनिक को देखकर मैकी थोड़ा घबरा गया था और तभी उसे पीछे से ध्रुव की आवाज सुनाई दी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे घायल करना चाह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूं। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं मैकी। ये सुनते ही मैकी ने पलटकर ध्रुव की तरफ देखा। मैकी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके साथ उसने ध्रुव से कहा, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो ध्रुव, इसलिए अगर तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ तो मुझे दोष मत देना। ध्रुव से ये बात कहकर मैकी ने अधीश से कहा, मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं, है ना अधीश? ये सुनकर अधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे धूल चटा सकते हो तो खुद को मत रोको, और ध्यान रहे उसकी हड्डी टूटने की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। अधीश की ये बात सुनकर मैकी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई और उसे अपने पिता अबराल से की गई बातें याद आ गई। कुछ वक्त पहले जब ध्रुव अपनी शक्तियां वापस पाने लगा था, तब अबराल ने मैकी को बुलाकर उससे कहा था, अगर अरेंद्र के बेटे ध्रुव ने कभी भी तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उस पर बिल्कुल तरस मत खाना। हमारे दल के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उसे जान से मार दो, और अगर तुम ऐसा नहीं भी कर पाए तो उसे अपाहिज बना देना, ताकि आमिश दल के सर से एक और खतरा टल जाए। नहीं तो ना जाने कल वो क्या क्या चमत्कार करते। अपने पिता की इन बातों को याद करते हुए मैकी के चेहरे की खुशी और ज्यादा बढ़ गई। उसकी आंखें इस वक्त उससे थोड़ी दूरी पर खड़े ध्रुव को देख रही थी, और एक पल के लिए मैकी को ऐसा लगा कि आज ध्रुव उसके हाथों से जरूर मरने वाला था। सच तो ये था कि मैकी का ये भरोसा उसकी ताकत की वजह से ही था। एकलव्य रैंक में 3 सितारे हासिल करने के अलावा उसने वायु मूल शक्ति की हाई लेवल तकनीक भी सीख ली थी, जिससे वो किसी भी 5 सितारों वाले एकलव्य रैंक वाले को टक्कर दे सकता था। मैकी को भरोसा था कि ध्रुव तो अब तक एकलव्य भी नहीं हुआ था, इसलिए उसका जीतना नामुमकिन था। पूरे बाजार में सिर्फ मैकी और अधीश ही नहीं थे जिन्हें लग रहा था कि ध्रुव ये मुकाबला नहीं जीत सकता। कुछ योद्धा और ध्रुव के पास खड़ी सानवी भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि किसी को भी ध्रुव की काबिलियत पर शक था, बल्कि इसलिए क्योंकि ध्रुव और मैकी के रैंक के बीच बहुत बड़ा फासला था, और ये बात वो लोग चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। तभी सानवी के मन में ख्याल आया, वैसे तो ध्रुव बहुत होशियार बनता है, लेकिन इस वक्त कितना बड़ा बेवकूफी का काम कर रहा है। उसे क्या जरूरत थी मैकी के बहकावे में आने की? ये सोचकर वो खुद को रोक नहीं पाई और आगे आकर उसने ध्रुव को बचाने के लिए कहा, ध्रुव, तुम कब से अपनी हदें पार करने लगे हो? ये बात तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि तुम ये मुकाबला नहीं जीत सकते, तो फिर तुमने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया ही क्यों? तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है ध्रुव। सानवी की डांट सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, अभी तक तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है, फिर तुम अभी से कैसे ये फैसला कर सकती हो कि कौन जीतेगा और कौन नहीं? या फिर मैं ये मान लूं कि तुम भी उसकी तरफ हो? सानवी जानती थी कि ध्रुव मजाक कर रहा था, लेकिन ये कोई मजाक का वक्त नहीं था। मैकी बहुत वक्त से ध्रुव से मुकाबला करना चाहता था, और आज ध्रुव ने उसे ये सुनहरा मौका दे ही दिया था। ध्रुव की जिद को देखते हुए सानवी ने अपना चाबुक निकालकर ध्रुव से कहा, अपनी जगह मुझे लड़ने दो। मैं तुम्हारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन अभी तुम उतने ताकतवर नहीं हुए हो जितने हो सकते हो। बात को समझने की कोशिश करो। सानवी का ये रूप देखकर ध्रुव हैरान रह गया था। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सानवी उसकी इतनी फिक्र करेगी। उसे तो सानवी के खिलाफ लड़ने की आदत थी, लेकिन ये पहली बार था जब सानवी
ध्रुव को हारते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन सानवी की बातों से ध्रुव को थोड़ी हंसी भी आ गई थी, जिसके साथ उसने कहा, वक्त भी कैसे बदलता है देखो, आज तुम मेरी जान की फिक्र कर रही हो, लेकिन कुछ वक्त पहले खुद मुझे मौत के घाट उतारना चाह रही थी। ध्रुव का सवाल सुनकर सानवी थोड़ा चौंक गई। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर ध्रुव को क्यों बचाना चाह रही थी। उसके गाल लाल होने लगे थे कि तभी उसने बात संभालते हुए ध्रुव से कहा, तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन शौर्य दल को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए तुम आते जाते हर किसी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हें और जिम्मेदार होना होगा ध्रुव, और मैं तुम्हारी कजन होने के नाते तुम्हें खतरों से बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखती हूँ। ये सुनकर ध्रुव अपना सिर खुजाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सानवी ऐसा क्यों कर रही थी। फिर बात खत्म करते हुए उसने सानवी से कहा, जो भी है, अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सारी बातें भूल जाओ और मुझे लड़ने दो। मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम बस हमारे साथ रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने रॉड पर अपनी पकड़ मजबूत की और बेचैन दिख रहे मैकी की ओर भागना शुरू किया। उसकी इस हरकत को देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने अपना चाबुक निकालकर ध्रुव को पीछे खींचने का फैसला किया कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सानवी, ध्रुव पर भरोसा रखो, वो कमजोर नहीं है और न ही बेवकूफ। अगर उसे खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। आवाज सुनकर सानवी ने पलटकर इरा को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि इरा इस वक्त मुस्कुरा रही थी। वो इस वक्त ऐसी दिख रही थी जैसे किसी फिल्म को देखने आए दर्शक दिखते हैं, जिसे देखकर सानवी ने आह भरी और फिर मुकाबला देखने लगी। वहीं बाजार की सड़क पर मैकी ध्रुव को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आजा ध्रुव, जल्दी आ, आज देख मैं कैसे तुझे तेरी नानी याद दिलाता हूँ। ध्रुव के हाथ में रॉड देखकर मैकी ने अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। उसके हाथ पर उसके हरे रंग की शक्ति मंडराने लगी थी और अचानक उसके हाथ किसी शेर के पंजे की तरह हो गए। ये पंजे वैसे तो जादुई थे, लेकिन इनका असर असली से भी ज्यादा होता था। पंजों से निकलते 10 पैने नाखूनों को महसूस कर मैकी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और फिर हवा की रफ्तार से वो ध्रुव पर हमला करने के लिए भागा। वहीं दूसरी ओर ध्रुव को हवा के कटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी नजरें पैनी करते हुए अपना हाथ हवा में उठाकर जोर से जमीन पर दे मारा। उसके मुक्के से जमीन पर बिखरी धूल एक बवंडर में बदल गई, जो ध्रुव के सामने एक ढाल का काम कर रही थी। ये देखकर वहां मौजूद सभी योद्धा हैरान लेकिन खुश थे कि आज का मुकाबला टक्कर का होने वाला था। तभी ध्रुव ने अपने हाथ में पकड़ी रॉड को उस धूल के बवंडर को चीरते हुए मैकी की तरफ फेंका। वो रॉड तीर की रफ्तार से हवा में चली जा रही थी और जैसे ही मैकी ने वो रॉड अपनी ओर आते हुए देखी तो उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से शक्ति को निकालते हुए हवा में ढेरों छल्ले बना दिए, जिनसे होते हुए वो तीर जैसी रॉड धीरे होकर आखिरकार जमीन पर गिर गई। ये देखते ही ध्रुव हैरान हो गया और बाजार में मौजूद बाकियों को एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद ध्रुव को मैकी का चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।